नमस्कार, मेरा नाम है राज शर्मा और स्वागत है आपका यूपीएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम बात कर रहे हैं प्री के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इससे पहली वाली क्लास में मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में आपको बताया कि आखिर डिजीज़ होती क्या है। उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी के बारे में। अब बैक्टीरिया की मैं आपसे बात करूं, यानी कि इसे हिंदी में जीवाणु कहते हैं। जीवाणु, अब कुछ जीवाणु जो है वो रोग फैलाते हैं, लेकिन इसको आप बोल सकते हो कि जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे और दूसरे होते हैं, आप बोल सकते हो जो रोग फैलाते हैं, बुरे बोल सकते हो, बुरे बैक्टीरिया। अब ये अच्छे बैक्टीरिया का यूज़ कहाँ करते हैं हम? अच्छे बैक्टीरिया का यूज़ हम भोजन में करते हैं, भोजन में इसका उपयोग करते हैं। जैसे दूध से दही का निर्माण आपको पता होगा, है ना, पनीर का निर्माण, या बहुत जगह पे हम अलग अलग प्रकार के जो फर्मेंटेड फूड है, किण्वित फूड है ना, उसके निर्माण में इसका यूज़ करते हैं। लेकिन आज के सेशन में हम बात करेंगे इस बुरे यानी कि बैड बैक्टीरिया के बारे में, जो रोग फैलाते हैं। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे शरीर में हो तो उसका क्या इलाज है? उसका इलाज है एंटीबायोटिक। अगर बैक्टीरिया हमारे शरीर में अगर एन हो जाए तो वैसे तो इसका टीका भी होता है ना, लेकिन अधिकतर केसेस में जो डॉक्टर हैं वो एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। अब कुछ जो डिजीज़ है वो कुछ बेसिक, मतलब ज़्यादा हानिकारक तो नहीं होती, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे बैक्टीरियल डिजीज़ हैं जो हमारे शरीर के जो मेन सिम्टम्स है, सिस्टम है, जैसे कि तंत्रिका तंत्र, जैसे कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि आपका डाइजेशन सिस्टम, उन सबको भी प्रभावित करते हैं और कंडीशन इतनी बुरी हो जाती है कि इंसान की जान तक भी चली जाती है। जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? WHO के अनुसार जो सबसे ज़्यादा मृत्यु का कारण है वो है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। और जो ट्यूबरक्लोसिस है वो बेसिकली एक प्रकार के बैक्टीरिया से ही होता है, एक प्रकार के जीवाणु से ही होता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिजीज़ हो सकते हैं और उन सभी डिजीज़ के लक्षण क्या है, प्रभावी अंग क्या है, उन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज का सबसे पहला जो सवाल है उसका क्या जवाब हो सकता है, और आज की सबसे पहली जो बीमारी है वो क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहली बीमारी है टिटनस वाली बीमारी। टिटनस एक ऐसा विकार है जो हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। नर्वस सिस्टम इसमें प्रभावित होता है, और इसमें जो जीवाणु का नाम है वो है क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी। और सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें, तो इसमें तेज बुखार, शरीर में ऐंठन और जबड़ों का बंद हो जाना या जकड़ जाना भी बोल सकते हो। देखो, आप इस बच्चे को देख रहे होगे, इस बच्चे का शरीर पूरी तरीके से अकड़ सा गया है और एक तीर के समान इसकी संरचना दिखाई दे रही है आपको। टिटनस को हम धनुष टंकार रोग भी बोलते हैं, धनुष स्तंभ भी बोल सकते हो, धनुष टंकार रोग भी इसे हम कहते हैं। अब इसमें ये बच्चों में पहले क्यों होता था? देखो, जब बच्चा पैदा होता था तब उसकी जो नाभि नाल है, जब माँ के प्लेसेंटा से जो कनेक्ट रहती थी, तो पहले के ज़माने में से किसी भी कैंची या किसी भी ब्लेड से जो कि संक्रमित होती थी उसे काट दिया जाता था, और उसके बाद बच्चे को ये रोग हो जाता था और ये पूरे नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देता। तो ये आप बोल सकते हो कि जितने भी डॉक्टर्स हैं, अब कोई भी ऑपरेशन करे तो वो सबसे पहले टिटनस का इंजेक्शन इसलिए देते हैं ताकि आपको टिटनस ना हो, तंत्रिका तंत्र इसमें प्रॉब्लम ना आए। अभी ये सबसे जो बैक्टीरिया जो है क्लॉस्ट्रीडियम जो टिटानी है वो सबसे ज़्यादा मिट्टी में पाया जाता है,
लेकिन आपने बहुत जगह सुना होगा कि ये जो बैक्टीरिया है वो जंग लगे लोहे में होता है। जी हाँ, जंग लगे लोहे में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मिट्टी में ये पाया जाता है। इसलिए कभी भी अगर आपको थोड़ी सी भी खरोच आए, अगर आप साइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, या फिर ऐसे खेलते खेलते अगर आप गिर गए और आपके स्किन से ब्लड आ गया, तो आपको टेटनस का इंजेक्शन ले लेना चाहिए। नहीं तो अगर वो उसमें ये बैक्टीरिया हुआ तो आपके नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। इसे हम लॉक जॉ डिजीज़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉक जॉ डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो जॉ है वो पूरी तरीके से जकड़ जाता है, हाथ पैर अकड़ जाते हैं। MMR का टीका जो है मम्स, मिशल्स और रूबेला के लिए दिया जाता है, हालांकि ये वायरल है ना। और दूसरा DPT का टीका। DPT का टीका में जो D है वो है डिप्थीरिया और P है पर्ट्यूसिस और टिटनेस भी होता है। तो टिटनेस के लिए बच्चों को कौन सा टीका दिया जाता है बच्चे? टिटनेस के लिए दिया जाता है आपका जाकर के DPT का टीका। नेक्स्ट बीमारी देखते हैं कौन सी है। दूसरी बीमारी है कॉलरा। कॉलरा नाम सुना होगा आपने, हैजा जिसको बोलते हैं। इससे पहले जब प्रोटोजोआ डिजीज़ की मैं बात कर रहा था तो वहाँ डायरिया मैंने बताया। डायरिया भी गंदा पानी पीने से होता है, जबकि कॉलरा की बात करें तो ये भी प्रदूषित भोजन करने से हो सकता है, गंदा पानी पीने से हो सकता है। अब गर्मी का समय आ चुका है बच्चे, गर्मी में डायरिया, कॉलरा जैसी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाती हैं। इसमें जो लक्षण है ना, वो क्या है देखते हैं। पहले प्रभावित अंग की बात करते हैं। प्रभावित अंग इसमें आंत है, और इसके जीवाणु की बात करें तो विब्रियो कॉलरा जो है वो इसका जीवाणु है। और लक्षण की बात करें तो इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण है पेट में ऐंठन और उल्टी। इसमें ना चावल के पानी की जैसे दस्त होती है। ठीक है, ये बेसिकली किससे होता है? गंदा पानी तथा भोजन, गंदा पानी तथा भोजन की वजह से ये सबसे ज़्यादा बीमारी होती है। और आप कह सकते हो जो फूड पॉइजनिंग होती है, फूड पॉइजनिंग के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? आप बोल सकते हो जो विब्रियो कॉलरा है वो भी फूड पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, क्योंकि आजकल मार्केट में बासी खाना जो है वो क्योंकि गर्मी का समय है, अगर कोई किसी रेस्टोरेंट के अंदर में अगर खाना प्रॉपर तरीके से बिकता नहीं है तो वो क्या करते हैं कि दूसरे दिन जो खाना बनता है उसमें थोड़ा बहुत मिला देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको क्या हो सकता है? हैजा यानी कि कॉलरा हो सकता है। इसे हैजा भी बोलते हैं। नेक्स्ट बीमारी देखिए, अगली बीमारी है टाइफाइड। टाइफाइड बहुत ही खतरनाक बीमारी जो होती है वो होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रभावी अंग है वो है आपकी आंत, और इसमें आपके बोन्स में भी पेन होती है, हड्डियों में भी दर्द होती है। और इसके बैक्टीरिया की बात करें तो आप में से लगभग लोग जानते हैं कि साल्मोनेला है, ठीक है, टाइफोसा, ये बेसिकली क्या है? टाइफाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इसमें जो लक्षण है तेज बुखार, सर में दर्द। आप इसको बोल सकते हो कि इसमें है ना, विशेष तौर पर बुखार तो है लेकिन आँखों में भी दर्द होता है। इसमें आँखों में दर्द होता है इसमें, और जो सर दर्द भी हो रहा है, और बदन भी दर्द भी बोल सकते हो, बदन दर्द भी इसमें होता है। अब टाइफाइड को हम बहुत नाम से जानते हैं बच्चे, टाइफाइड को हम बहुत सारे नाम से जानते हैं। सबसे पहली बात तो टाइफाइड को मोती ज्वर, आंत ज्वर या फिर एंट्रिक फीवर भी कहते हैं। ये इन सब के इसके नाम हैं। साल्मोनेला जो है ये इसका जीवाणु है, और प्रभावित अंग है आंत, और टीके का नाम है TAB, और इसमें एक टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं विडाल टेस्ट, और घरेलू मक्खी के द्वारा संक्रमण होता है। आजकल घरों में सबके लगभग फ्रिज है, और फ्रिज होने की वजह से ये टाइफाइड के केसेस कई बार ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? देखो,
हम सभी मार्केट से जो सब्जियां लेके आते हैं उस सब्जियों को हम डायरेक्ट बिना धुले हम फ्रिज में डाल देते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला बैक्टीरिया है, वो धीरे धीरे आपके पूरे फ्रिज पर कब्जा जमा लेता है और जो आपका खाना बचा हुआ है उसको पूरी तरीके से संक्रमित कर देता है। ये एक रिसर्च में शामिल आया। अब बहुत लोग के घर में साफ़ सफाई से खाना बनता है फिर भी उनको टाइफाइड हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो फ्रिज में रखा हुआ खाना ज़्यादा खाते हैं, या घर में आजकल जो गृहिणी होती हैं वो भोजन को बचा के फ्रिज में रख लेती है और फिर बाद में इसका यूज़ हम बाद में करते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि आपका फ्रिज जो है वो कई प्रकार के जीवाणुओं का एक बोल सकते हो वहाँ पे एक जमाव होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर फ्रिज में तो टेम्परेचर बहुत कम होता है, तब वहाँ पे कैसे हो सकता है बैक्टीरिया। देखो, मैं नीचे वाले सेगमेंट की बात कर रहा, जहाँ पे आप सब्जी रखते हो, क्लियर है? तो बैक्टीरिया भी बहुत टाइप के होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया का जमाव आपके फ्रिज में हो सकता है। तो फ्रिज को अगर आप यूज़ करते हो तो कोशिश करो कि उस फ्रिज के अंदर में, है ना, हर 4 से 5 दिन तक उसको पूरा क्लीन करने की कोशिश करो। लेकिन बहुत के घरों में तो महीनों में भी ये क्लीन नहीं हो पाता। चलिए नेक्स्ट आते हैं ट्यूबरक्लोसिस। देखो, ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस दुनिया का सबसे घातक बीमारी इसको आप बोल सकते हो, और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मौतें होती हैं वो इसी की वजह से होती हैं। इसमें जो प्रभावित अंग है बेसिकली तो फेफड़ा होता है, लेकिन बच्चे ध्यान रखिएगा कि टीबी एक ऐसी बीमारी है कि ज़रूरी नहीं हो कि उसको फेफड़े में हो। टीबी हृदय को छोड़ करके किसी भी अंग में हो सकती है। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो आपने सुना भी होगा या आपने कभी पढ़ा होगा कि बोन टीबी हो सकती है, ब्लड टीबी हो सकती है, मांसपेशी की टीबी हो सकती है, स्पाइन टीबी हो सकती है। छोटे बच्चों में भी ये कॉमन है। अगर आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो टीबी की जांच या फिर वो हेपेटाइटिस की जांच वो लगभग लोगों से करवाता है। इसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि ये बीमारियां समानता हो सकती है। हो सकता है कि कभी आप में भी टीबी हुई हो, उसके सिम्टम्स थोड़े बहुत शो हुए हों, लेकिन आपके इम्यून सिस्टम ने उसको रिकवर कर लिया हो। ठीक है, इसके जीवाणु का नाम बिल्कुल वही है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और इसके नॉर्मल लक्षण क्या है? लगातार खांसी है। लेकिन इसे हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा जो मौत होती है वो किससे होती है? टीबी से होती है। उसके बाद जो मौत है वो है एड्स, उसके बाद जो है मलेरिया। यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें इन 3 बीमारियों की वजह से होती है। और हर बार अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो यूपीएससी की, तो मैंने इससे पहले एक करंट की क्लास ली है बच्चे, और वहाँ पे मैंने मलेरिया और एड्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बताया है। ठीक है, एक बार उसे आप जाके थोड़ा देख लीजिएगा। ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस का पूरा नाम है। अब इसका अदर नेम कौन कौन सा है और किन किन नामों से जानते हैं? जैसे क्षय, तपेदिक और यक्षमा। टीबी को हम 3 नाम से भी जानते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम में स्टूडेंट हैं तो आपने कई बार अपने पेपर में, अपने क्वेश्चन में इन शब्दों का उपयोग होते देखा होगा। तो क्षय रोग, तपेदिक और यक्षमा टीबी के लिए ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये दुनिया में सबसे ज़्यादा मृत्यु इसी से होती है। इसी कारण से WHO ने इसे विश्व आपदा घोषित किया है। और यह किसी भी मतलब कोई सा भी अंग हृदय के अलावा इसे प्रभावित हो सकता है, जैसे मांसपेशी, जैसे हड्डी, जैसे रक्त, जैसे स्पाइन। और अधिकतर केसेस में आपने ये देखा होगा, बहुत लोगों को तो टीबी का पता चलता नहीं है, उसकी डेथ हो जाती है। इसलिए अगर कोई भी सिम्टम्स अगर लगातार बहुत दिनों तक हो और वो सही ना हो तो एक बार टीबी की जांच करा लेनी चाहिए। वैसे तो डॉक्टर, है ना, सुविधा के दृष्टिकोण से वो टेस्ट करा ही लेते हैं। अब इसके टेस्ट की बात करें तो कौन कौन सा टेस्ट है? एक है ट्यूबरक्लोइन टेस्ट, एक है मॉन्टेक्स टेस्ट। मॉन्टेक्स टेस्ट थोड़ा सा कॉमन टेस्ट होगा, आपने सुना होगा। इसमें इस टेस्ट मतलब बाकी जो टेस्ट की बात करें और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन जो सबसे लेटेस्ट टेस्ट होता है वो एक नाम है इसका न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, गोल्डन टेस्ट करके भी होता है, बट अगर आप पहली बार डॉक्टर के पास जाओगे
तो डॉक्टर करते कैसे, कैसे पता चलता है कि आपको टीबी है? वो क्या करते हैं, एक इंजेक्शन आपकी नसों में डालते हैं और उसके बाद अगर जहाँ पर वो इंजेक्शन दिया गया है अगर वहाँ लाल पैचेस अगर हो जाए, ठीक है, तो समझ जाओ आपको टीबी डिटेक्ट हुआ है। यानी कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसे कारक हैं जो टीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर वो वहाँ पे कोई पैचेस नहीं हुआ, कोई लाल रंग नहीं हुआ 24 से 72 घंटे के बीच में, इसका मतलब है कि आपको टीबी नहीं है। अब इस टीबी को हम किस तरीके से चेक करेंगे, मतलब इसमें हम कौन कौन सा ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं? तो बच्चे सबसे पहली जो दवा दी जाती है इसमें, वो दवा दी जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन सबसे पहली दवा है, ठीक है। और इस दवा की जो खोज है वो किसने की थी? सैलमन वक्समन ने खोजा था और ये जीवाणु से प्राप्त होती है। अगर किसी को टीबी डिटेक्ट हो जाता है तो वैसे तो जो गवर्नमेंट है हर मंथ उनको कुछ ना कुछ रुपए देती है ताकि वो दवाइयाँ और अपने फूड को अच्छे तरीके से कर सके। और इसकी बात करें तो इसमें एक टेस्ट होता है जिसका नाम है डॉट्स। आपने ये नाम ज़रूर सुना होगा डॉट्स के बारे में, कि जो टीबी की जो दवा होती है वो डॉट्स होती है। इसका पूरा नाम क्या है? डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। अब इस डॉट में मुख्यतः 5 दवा दी जाती है, जिसमें से कौन कौन सा है? पहला है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जैसे कि मैंने कहा कि टीबी में सबसे पहली दवा यही दी जाती है। उसके बाद है ना आइसोनियाजिड, उसके बाद है रिम्फेप्सिन, उसके बाद है पायराजिनामाइड, उसके बाद है एंथम्ब्यूटोल। ये 5 दवा है। ऐसा नहीं है कि पाँचों की पाँचों दवा एक बार में दी जाए, ये पाँचों दवा में से कुछ कुछ डॉक्टर दे सकते हैं, है ना, वो सिम्टम्स के आधार पर होता है। और ये दवा जो होती है लगभग 6 मंथ तक जो चलती है, 6 मंथ तक ये दवा चलती है। और अगर समय से पहले टीबी डिटेक्ट हो जाए या पता चल जाए तो बच्चे इसका इलाज संभव है, और नहीं तो आगे जाके बहुत बड़ी समस्या क्रिएट कर सकती है, डेथ भी हो सकती है। अब ध्यान रखेंगे कि जो रिम्फेप्सिन है, रिम्फेप्सिन जो है वो डॉट्स और एमडीटी का मतलब हो गया मल्टी ड्रग थेरेपी। मल्टी ड्रग थेरेपी का उपयोग हम कहाँ करते हैं? आपने कुष्ठ रोग का नाम सुना होगा। तो कुष्ठ रोग जो है उसमें हमारी तंत्रिका खराब हो जाती है, नर्व्स डैमेज हो जाते हैं, तो उसमें जो ट्रीटमेंट चलता है उसको हम एमडीटी बोलते हैं। तो एमडीटी यानी कि मल्टी ड्रग थेरेपी और डॉट्स, इन दोनों में एक जो कॉमन दवा है वो है रिम्फेप्सिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिजीज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट बीमारी है डिप्थीरिया। देखो, डिप्थीरिया बच्चों में होने वाली एक सामान्य बीमारी है जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसमें जो प्रभावी अंग है, जैसा कि आपको पिक्चर से पता चल रहा है कि यहाँ पे आपका जो है जो श्वास नली है वो प्रभावित हो जाती है, यहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो प्रभावित अंग कौन सा है? श्वसन नली। और इसका जीवाणु जो है वो है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। और सिम्टम्स क्या है इसके? सांस फूलना, सांस लेने में दिक्कत होना। तो मैंने आपसे जो कहा था डीपीटी का जो टीका है, डीपीटी का जो टीका है बच्चों को जो दिया जाता है, तो टी तो टिटनस हो गया और जो डी है वो इसी डिप्थीरिया के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर इसका इंजेक्शन ना दिया जाए तो बच्चे प्रॉब्लम तो देखो क्या होती है, बच्चा खांसते खांसते कभी कभी दम सग उठ जाता है और गला भी छील जाता है। नेक्स्ट बीमारी जो है वो है आपका प्लेग। क्या है? प्लेग। प्लेग के बारे में आपने सुना होगा कि प्लेग एक महामारी की जैसे यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। प्लेग जो है वो महामारी के रूप में इसका उपयोग करते थे। प्रभावित अंग जो है वो है फेफड़ा। वो क्या है? फेफड़ा। प्रभावित अंग क्या है इसमें? फेफड़ा होता है। वैसे तो मांसपेशी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। जीवाणु जो है इसमें कौन है? यर्शीनिया पेस्टिस है। और इसमें सिम्टम्स क्या है एक बार देखो, बहुत तेज बुखार और दूसरा मांसपेशी फट जाती है, और जब मांसपेशी फट जाती है तो देखो क्या होता है, हाथ पैर देखो क्या हो रहा है, काले काले से हो गए, ठीक है। फेफड़े के साथ इसमें त्वचा भी आप कर सकते हो। जो प्लेग है इसको काली मौत भी कहते हैं। काली मौत के नाम से भी जानते हैं। ये महामारी के रूप में फैली थी।
महामारी के रूप में फैली थी। और ये बेसिकली होता क्या है कि ये कैसे फैलता है, ये फैलता है पिस्सू के द्वारा। किसके द्वारा? पिस्सू के द्वारा, पिस्सू के द्वारा। और ये पिस्सू जो है वो जो संक्रमित चूहे होते हैं, जो संक्रमित चूहे होते हैं उनके शरीर पर ये रहते हैं। और जहाँ ये संक्रमित चूहे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचते हैं तब इससे क्या होता है, प्लेग नामक बीमारी होती है। अच्छा, प्लेग का उपयोग आज पहले जो है बायोलॉजिकल वेपन के रूप में भी यूज़ करते थे। पहले के समय में जो राजा थे वो युद्ध जीतने के लिए, क्योंकि पहले आपको पता होगा कि बड़े बड़े किले होते थे और जब भी कोई दूसरा राजा युद्ध करने के लिए आता था वो किले के सारे दरवाजे बंद कर देते थे। तब दूसरा राजा क्या करता था, प्लेग से संक्रमित चूहे को वो किले के अंदर फेंक दे रहा था। और जिससे क्या होता था कि पूरे के पूरे महल के अंदर में प्लेग फैलना स्टार्ट कर रहा था। तब राजा खुद हाथ खड़ा करता था कि भाई हमारी जो प्रजा है वो मर रही है, आप क्या कीजिए, मैं हार मानता हूँ लेकिन इसका ट्रीटमेंट करा दीजिए। तो बायोलॉजिकल वेपन के रूप में भी इसका उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है वूफिंग कफ, काली खांसी यानी कि पर्ट्यूसिस बोलते हैं इसे, और इसे कुकुर खांसी कहते हैं। बच्चों में कॉमन होती है लेकिन बड़ों को भी हो सकती है। इसमें लगातार खांसी आती है और जो खांसी होती है वो क्या होता है, गले की जो श्वास नली होती है वो कभी कभी छिल जाती है जिससे ब्लड भी आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें जो प्रभावित अंग है वो है आपका जाकर के श्वसन तंत्र, क्योंकि खांसी है तो खांसी से संबंधित बीमारी जो तंत्र होगा वो होगा तो श्वसन तंत्र ही। दूसरा जो है जीवाणु की नाम बात करें तो इसमें है बोटेला पर्टूसिस, और इसमें सिम्टम्स क्या है भाई, निरंतर खांसना। तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया डीपीटी का जो टीका है, तो पी जो है वो क्या है आपका पर्ट्यूसिस है। सूखी खांसी होती है, कुकुर खांसी भी इसको हम कई बार बोलते हैं। लगातार कफ जो है वो आता है नहीं और गला छिल जाता है। चलिए नेक्स्ट है निमोनिया। निमोनिया के बारे में आपने सुना होगा। निमोनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें फेफड़ों में सूजन आ जाती है, यानी कि इसका जो प्रभावी अंग है वो है फेफड़ा और जो जीवाणु है वो है डिप्लोकोकस निमोनिया। और लक्षण क्या है इसके, तेज बुखार और फेफड़ों की सूजन। ये जो निमोनिया है बेसिकली बच्चों को प्रभावित करती है, बच्चों में होती है। और ये निमोनिया पानी में लगातार भीगने की वजह से हो सकती है। आप भी अगर लगातार पानी में या बरसात में आप भीगे हो 2, 3, 4, 5 घंटे तक अगर आपने उस गीले कपड़े में रहा होगा तो हो सकता है कि आपको निमोनिया हो जाए। जैसे रात में बच्चे क्या होते हैं कि वो रात में जब वो बेड को गीला कर देते हैं और रात भर अगर उसी गीले बिस्तर में रहते हैं तब उनमें निमोनिया होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें फेफड़ा जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित होता है, सूजन आ जाता है और बहुत केसेस में तो जो लंग्स है वो कोलैप्स हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे की जान चली जाती है। तो अगर निमोनिया हो तो इसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इससे सिम्टम्स भी और भी अलग अलग से, जैसे तेज बुखार, फेफड़ों की सूजन है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, घर घर की आवाज़ आने स्टार्ट हो जाती है और लंबी लंबी सांसें जो है वो बच्चा लेना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट बीमारी की बात करते हैं। नेक्स्ट बीमारी है कोढ़। देखो, कोढ़ की बात कर रहा था जिसको मैं कुछ रोग बोल रहा था। कुछ रोग में आप देख रहे हो हाथ और पैर की संरचनाएं कैसी हो रही है, किस तरीके से कितना इन्फेक्शन हो गया। आपने रेड लाइट पे देखा होगा बहुत सारे व्यक्तियों को कि उसके हाथों में, उसके पैरों में है ना घाव बने होते हैं, क्योंकि इसमें जो है प्रभावी अंग वो है तंत्रिका तंत्र पूरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं और अगर एक बार ये डैमेज हो गए इसको आप रिकवर नहीं कर सकते हो। जीवाणु का नाम जो है वो है माइक्रोबैक्टीरियम लैप्री और सिम्टम्स तो क्या है इसके, शरीर पर स्पॉट हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये बीमारी जो है वो गंदगी में रहने की वजह से ज़्यादा होती है ना। इसका अभी हाल ही में हम इसका एक वैक्सीन बनाए हैं, ठीक है, इसको हमने माइक्रोबैक्टीरियम प्रनी नाम दिया है और ये बिहार और गुजरात में पायलट बेसिस पर इसका उपयोग किया जा रहा है, यानी कि रिसर्च लेवल पे काम कर रहे हैं बिहार और गुजरात में। और ये जो इस प्रकार के रोगियों के साथ रहेंगे वो उनको दिया जाएगा ताकि उनको भी ये बीमारी ना हो।
क्योंकि हॉस्पिटलों में बहुत सारे ऐसे केंद्र हैं जहाँ पे जो कुष्ठ रोगी होती हैं उनकी सेवा की जाती है। तो अब हो सकता है कि उनकी सेवा करते करते इन्फेक्शन उनमें ही पहुँच जाए, तब इस प्रकार का टीका जो होगा उन्हें इस प्रकार की बीमारियों से निजात दिलाएगा और ये छूने से रोग हो सकता है। अब कुछ लोग को हम लेप्रोसी तो कहते हैं, लेकिन इसे हैंसन डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं और त्वचा और तंत्रिकाएं इसमें प्रभावित होती है। देखो इसका इलाज, यही मैंने ट्यूबरक्लोसिस में आपको बताया कि इसका इलाज जो है वो है MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी, और इसमें 3 दवा मुख्य रूप से दी जाती है, जिसमें सबसे पहला है रिम्फेप्सिन, जो ये दवा टीवी में भी कॉमन थी और यहाँ पर भी है। दूसरा है अल्फॉक्सासिन और दूसरा है ना मिनोसलाइन। ये दवा 3 दी जाती है और बैक्टीरिया का नाम तो अभी आपने देख ही लिया। नेक्स्ट बीमारी है गोनेरिया। भाई गोनेरिया जो बीमारी है बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये एक एसटीडी है। इसमें जो प्रभावी अंग है बच्चे वो है आपका यूरिनरी पाथ, यानी कि जो पेशाब का रास्ता होता है वो। और इसके जीवाणु के नाम की बात करें तो नेसरिया, गोनेरिया इसके जीवाणु का नाम है। और लक्षण है जो मूत्र मार्ग है उसमें सूजन। गोनेरिया को हिंदी में हम सुजाक रोग कहते हैं, सुजाक रोग कहते हैं। बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ध्यान रखना। ये एक एसटीडी डिजीज़ है, STD सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज़ है, जो 80% तक महिलाओं में होती है, महिलाओं में होती है। और किसी महिला को है और अगर किसी पुरुष ने असुरक्षित यौन संबंध बनाया तब ये बीमारी उनमें भी पहुंच सकती है, यानी कि 20% तक पुरुषों में होती है। और इसका कौन सा प्रभावित अंग कौन है? मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। और इसमें होता क्या है कि जो यूरिनरी पाथ है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है और कई बार स्राव होना स्टार्ट होता है। योनि से स्राव होना स्टार्ट हो जाता है, योनि से स्राव, स्राव और गंध आने लगती है, गंध आती है। अगर इसका सही समय पर इलाज कर लिया जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर इसका इलाज नहीं किया गया बच्चे तो ये जो है ये पेशाब के रास्ते होते होते ये किडनी तक पहुंच सकती है और किडनी को भी प्रभावित कर सकती है और किडनी को परमानेंट डैमेज भी कर सकती है। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं कि स्टार्टिंग में गोनेरिया हुआ, इसका ट्रीटमेंट ना होने की वजह से वो किडनी भी इफेक्ट हो गई, है ना। नेक्स्ट, जिस प्रकार से गोनेरिया एक प्रकार का एसटीडी डिजीज़ है जो सबसे ज़्यादा किस में हो रहा है? महिला में होता है। ठीक उसी तरीके से एक और भी डिजीज़ है जिसे हम कहते हैं सिफिलिस। क्या कहते हैं हमसे? इसे हम कहते हैं सिफिलिस। सिफिलिस जो है वो प्रभावित अंग सेम उसी के जैसे है, आप बोल सकते हो। प्रभावित अंग पेशाब का रास्ता है और जीवाणु का नाम है ट्रेपोनेमिया पैलिडियम और लक्षण बिल्कुल वही हैं जो आपके गोनेरिया में थे। अब ये भी एक प्रकार का एसटीडी रोग है जो पुरुषों में 80% होता है, पुरुषों में एक होता है। और अगर कोई महिला इस प्रकार के पुरुष के साथ संबंध बना ले तब महिला को भी हो सकता है, यानी कि 20% महिला में भी। पेशाब का रास्ता है मूत्र मार्ग। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो पेशाब का रास्ता है बच्चे उसमें भी स्राव हो सकता है, स्राव हो सकता है। स्राव में क्या? ब्लड आ सकता है, खून रक्त आ सकता है, मवाद आ सकता है, मवाद आ सकता है। और पूरी तरीके से जो घाव होता है आप उसको बोल सकते हो कि है ना, इसमें दानेदार हो सकती है, जो मतलब दानेदार त्वचा तथा घाव होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बीमारी जो है ये भी एक एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसफर डिजीज़ है। तो अगर इस प्रकार की कोई बीमारी हो तो उसको थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए। और नेक्स्ट बीमारी की बात करते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस एक वर्ड है जिसे हमने मेनिंजेस के साथ कनेक्ट किया है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मस्तिष्क प्रभावित होता है और मेनिंगोकोकल इसके जीवाणु का नाम है और इसमें तेज बुखार होना स्टार्ट हो जाता है। अभी समझो, अब देखो
यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये आपका ये ब्रेन है। ब्रेन में ये जो हड्डी है इसे हम बोलते हैं कपाल। ब्रेन के ऊपर एक लेयर होती है बच्चे, उसे हम कहते हैं मेनिंजेस। क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। मेनिंजेस, मेनिंजेस। मेनिंजेस के 3 परत हैं। सबसे पहले वाले को ड्यूरा मैटर कहते हैं। ये तो मैंने क्लास में पढ़ाया है, आप चाहो तो जाके उसे देख सकते हो, है ना। ड्यूरा मैटर रेकाइट और पाया मैटर। ये बेसिकली ये जो मेनिंजेस झिल्ली होती है ये आपके ब्रेन को ऑक्सीजन और फूड सप्लाई करती है। लेकिन कभी कभी कुछ बैक्टीरिया की वजह से ये संक्रमित हो जाती है, और ये अगर ये अच्छा जो मेनिंजाइटिस है वो बैक्टीरिया और वायरस दोनों की वजह से हो सकती है। कई प्रकार के बैक्टीरिया वायरस है, लेकिन मैंने यहाँ पे मेनिंगोकोकल को रखा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, जब इसका संक्रमण हो जाता है तो ये झिल्ली सूज जाती है। तो यानी कि जब सूज जाएगी तो एक डिजीज़ होती है, इसको हम कहते हैं मेनिंजाइटिस। तो जाइटिस का मतलब ही होता है सूजन। क्या होता है? सूजन होता है। जब इसमें सूजन आ जाएगी तो क्या होगा? मामला होगा ये कि ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, फूड नहीं मिल पाएगा, ब्रेन काम करना बंद कर देता है और बहुत तेज बुखार इसमें होता है। और इसमें एक लास्ट बीमारी की हम बात करते हैं जिसको बोलते हैं एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स वैसे बीमारी तो है जो हम ह्यूमंस में भी हो सकती है, लेकिन एंथ्रेक्स बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जो जीवों में, जो जंतुओं में होती है, पालतू जानवरों में ज़्यादा होती है। और जो इंसान उस पालतू जानवर के साथ हमेशा रहता है, तो किसी फ्लाई की वजह से, मच्छर की वजह से ये जो एंथ्रेक्स बैसिलस, जिसका एक जीवाणु का नाम है, वो ह्यूमंस की बॉडी में आ जाता है और ह्यूमंस के शरीर को प्रभावित करता है, ठीक है। तो इसमें प्रभावित अंग कौन सा है? स्किन है, इंटेस्टाइन है। और लक्षण क्या है आपका? इसमें तेज बुखार, तेज बुखार, ठंड लगकर। अच्छा, ठंड लगकर को बुखार होने का मतलब हमेशा मलेरिया नहीं होता, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्वेलिंग ऑफ नेक और नेक ग्लैंड, गले तथा गले की ग्रंथि में सूजन हो जाती है और निगलने में और उगलने में परेशानी होती है। यही जो एंथ्रेक्स बैसिलस है ना, ये एंथ्रेक्स बैसिलस का उपयोग जैविक हथियार के रूप में किया गया था। जैविक हथियार के रूप में किया गया था, ठीक है। एक सादे से लिफाफे में इस प्रकार के जीवाणु का लेप करके ये अमेरिका के एम्बेसी में से भेजा गया था, व्हाइट हाउस में भेजा गया था, जिससे कुछ जो कर्मचारी थे वो संक्रमित हो गए थे। सो आज की क्लास जो थी उसमें कुछ महत्वपूर्ण जीवाणु से होने वाली बीमारी थी, तो उसको हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया। बच्चे, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, है ना, विषाणु से होने वाली बीमारी के बारे में, वायरस से होने वाली बीमारी के बारे में। और ये सारे टॉपिक जो हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे लर्न करना मत भूलिएगा। सो आज की क्लास को हम यहाँ रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में वापस मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।